नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606097523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की आगामी परीक्षा के लिए जो कि बहुत नज़दीक आ गई है, उम्मीद है कि आप पढ़ाई के साथ निरंतर अभ्यास भी कर रहे होंगे। अगर आप और बेहतर अभ्यास करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को कायदे से परखना चाहते हैं तो आप यहाँ हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये पेड क्विज वाला ग्रुप है। यहाँ जुड़कर आप ढेर सारे प्रश्नों का निरंतर अभ्यास कर सकते हैं और इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो सीरीज में आगे चलते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सर्वप्रथम किस शासक ने निश्चित न्याय सिद्धांतों को उलेमा वर्ग पर भी लागू कर दिया। इससे पहले ये उलेमाओं पर नहीं चलता था, लेकिन अभी क्या हुआ, उलेमा वर्ग को भी इसे निभाना पड़ता था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का काम था, या फिर बलबन के समय में ऐसा होता है, या फिर आराम शाह जैसा निकम्मा शासक इसको करता है, या फिर फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा किया था। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। दोस्तों, ये काम मोहम्मद बिन तुगलक का था। मोहम्मद बिन तुगलक निहायत ही पढ़ा लिखा सुल्तान था और उसके फैसले थोड़े से गड़बड़ हुआ करते थे। गड़बड़ का मतलब ये है गलत समय में गलत फैसला लेना, ये उसकी आदत थी और इस वजह से वो हमेशा असफल होता था। तो उलेमा वर्ग को भी उसने इस रास्ते में घसीट दिया था और कहा जाता है कि हिंदुओं के भी त्योहारों में वो हिस्सा लिया करता था। तो ये उलेमाओं को पसंद नहीं आता था। तो कुल मिलाकर मोहम्मद बिन तुगलक इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पद किसका होता था। तो सुल्तान का होता था, खलीफा का होता था, वजीर का होता था, किसका होता था भाई। तो सुल्तान का होता था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन था खलीफा के द्वारा मान्यता मिलती थी, लेकिन सर्वोच्च पद सुल्तान का होता था। तो इसे हमने चुना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में विजारत नाम की जो संस्था है उसकी प्रतिष्ठा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तो ये बलबन के समय में होता है। विजारत वजीरों से जुड़ा हुआ है और मोहम्मद बिन तुगलक का नाम दिया है गयासुद्दीन तुगलक। करेक्ट आंसर क्या होगा, बलबन के समय में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, मसाहत क्या है। मसाहत का अर्थ क्या होता है। ये भूमि की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। या जो बंजर जमीन होती थी उसको कहते थे, या जो जमीन के कागजात होते थे, दस्तावेज होते थे, उनको कहा जाता है, या जो सरप्लस लैंड रेवेन्यू यानी अधिशेष भू राजस्व होता है उसको कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, भूमि की पैमाइश के लिए मसाहत शब्द का इस्तेमाल होता था। इसके बाद 5th क्वेश्चन को देखिए। मंगोलों ने सबसे पहले किसके समय में हमला किया था। ये किसका समय था, इल्तुतमिश का समय था, रजिया सुल्तान का समय था, बलबन का था, या एमबीटी का था। इसमें से कौन सा होगा। मंगोलों का हमला कई बार हुआ है, तो इसमें से पहली बार कब हुआ था, इसमें आप देखें। तो 5th क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर ए होगा। इल्तुतमिश के समय में होता है, लेकिन इल्तुतमिश बड़ी ही चतुराई से इसे बाहर से ही निपटा देता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। बलबन ने अपने राज दरबार में कौन सी पद्धतियां अपनाई थी। तो बलबन ने दल चालीसा से आगे बढ़ के अपना जो वाजिब स्थान है उसको प्राप्त किया। मतलब शासकों के पीछे रहकर ये पहले से ही शासन कर रहा था, प्रत्यक्ष तौर पे शासक बन जाता है और तब ये कठोर कानून लागू करता है। तो जो तुर्की पद्धतियां हैं उसको ये अपनाता है, ईरानी, फारसी। इसमें से कौन सा होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ईरानी पद्धतियों का ये पालन करता है। ठीक है, ईरानी पद्धतियों को ये अपने राज दरबार में ले आता है, जो कि उस समय थोड़ी नई दिखाई देती थी। इसके बाद 7th को देखिए। हक ए शर्ब। हक ए शर्ब क्या था बताइए। ये जो शब्द है ये किस लिए इस्तेमाल होता था। कोई टैक्स है, लेकिन कौन सा टैक्स है। सिंचाई कर था, धार्मिक कर था, वेश्यावृत्ति पर लगने वाला कर था, या हज यात्रा पर लगने वाला कर था। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ये इरिगेशन टैक्स था। नहरों का निर्माण करवाया और उसके बाद हक ए शर्ब लगवाया। किसने लगवाया, शासक का नाम जरा बताइए। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब ये किससे संबंधित है आप बताइए। देखिए, ओजोन परत का क्षय रोकना ये दिया हुआ है, अम्ल वर्षा है, ग्लोबल वार्मिंग है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ओजोन से इसका संबंध है सीधे सीधे, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप इसमें लगा लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्योटो प्रोटोकॉल किस साल प्रभावी हुआ था। यहाँ वर्ष पूछा है, 2003, 5, 8, 9। इसमें से आप देखें करेक्ट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। 2005 में प्रभावी हुआ था। इसके बाद 10वां प्रश्न, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, इसका संबंध किससे है। जैव सुरक्षा समझौते से है, या जलवायु परिवर्तन से है, ओजोन के अपक्षय से है, या फिर प्रदूषण से है। कार्टाजेना करेक्ट आंसर क्या होगा, जैव सुरक्षा समझौता यानी बायो सेफ्टी एग्रीमेंट जो हुआ था उससे इस प्रोटोकॉल का संबंध। 11वें नंबर के क्वेश्चन में कहा गया कि द कोगुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द बॉडी डज नॉट टेक प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। मतलब जो रक्त का स्कंदन होता है वो किस तत्व की उपस्थिति के कारण नहीं होता है। तो हीमोग्लोबिन दिया हुआ है, हिपेरिन है, फाइब्रिन है और प्लाज्मा है। जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यहाँ पे नॉट टेक प्लेस पूछा है, तो जो रिस्पॉन्सिबल इसके पीछे नहीं है वो आपको चुनना है। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा, हिपेरिन।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 को देखिए। हीमोग्लोबिन का अपने शरीर में क्या काम है? महत्वपूर्ण तो है, लेकिन किस काम आता है? ये ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, मतलब ऑक्सीजन को परिवहन करने का काम करता है, जीवाणुओं को मारने का काम करता है, रक्त अल्पता को रोकने का काम करता है। इसमें से कोई भी इसका काम नहीं है, ऐसा बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इसका सबसे जो उचित विकल्प है वो ए वाला हो जाएगा। ऑक्सीजन की सप्लाई ये करता है, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आता है तो एक नया यौगिक तैयार हो जाता है जो कि है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और उसके बाद वो ऑक्सीजन की सप्लाई को अवरुद्ध कर देता है और तत्काल मृत्यु हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है किससे होता है? प्लेटलेट्स से होता है, रेड ब्लड कॉर्पस जो होती है उनसे होता है, लिम्फोसाइट्स से होता है, कहाँ से होता है? 15 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लिम्फोसाइट से होता है। इसके बाद 16 क्वेश्चन को देखिए, 16वां। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? कितना होता है? 120 दिन जिंदा रहती हैं, 40 मतलब 140, 150, 180, 200, ऐसे कई सारे विकल्प आपको मिल सकते हैं। इसमें से सही उत्तर आपको पता होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लगभग 120 दिन का होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17। कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? अस्थियां जो है वो संयोजी उत्तक नहीं है, उपास्थि नहीं है, रक्त नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें से? या कंकाल पेशी नहीं? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें देखकर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। तो 17 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कंकाल पेशी, यानी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनको हम कह सकते हैं कि ये संयोजक उत्तक नहीं है। इसके बाद अगले को देखते हैं, 18वां। दिल्ली का वार्षिक तापांतर ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है भाई? तो आपको जियोग्राफिकल कंडीशन पता होनी चाहिए, तापांतर कहाँ पे ज़्यादा होता है, मतलब दिन और रात का जो टेम्परेचर है वो कहाँ पे बीच में उसका जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो अल्प वर्षा की वजह से ऐसा होता है, या फिर कर्क रेखा के ये पास में है इसलिए ऐसा होता है, मरुस्थल के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, या समुद्र से दूर है। तो समुद्र के जो चीज़ जितना, मतलब जो स्थान जितना पास रहेगा वहाँ तापांतर उतना ही कम रहेगा, और समुद्र से दूरी जितनी बढ़ती जाएगी और एकदम से स्थल खंड वाला एरिया रहेगा तो वहाँ पे तापांतर ज़्यादा होगा, और यही सबसे बड़ी वजह है। तो दिल्ली का तापांतर इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि ये समुद्र से दूर है। यहाँ दिल्ली ही नहीं, किसी और जगह का भी नाम देके आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। लेटेराइट मृदा उपयुक्त है किसके लिए, मतलब किसकी खेती के लिए? करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? चाय, काजू, सिनकोना दिया है और सभी इसमें विकल्प में दिया है, तो सभी के लिए, इसमें जितनी भी है ना सब लेटेराइट में बढ़िया से होती है। 20 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन वृक्ष जो है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों में नहीं पाया जाता है? मतलब जो ट्रॉपिकल मॉस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है वहाँ पे ये वृक्ष नहीं पाया जाता है। तो इसमें साल का वृक्ष है, टीक यानी सागौन है, रोजवुड यानी शीशम, शीशम को रोजवुड नहीं कहते हैं, शीशम एक अलग वृक्ष होता है, रोजवुड जो है ये मॉलसीरी को कहा जाता है। फिलहाल इसमें आप देखकर बताएं। और एक और विकल्प इसमें दिया है महोगनी। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा? डी ही हो जाएगा। महोगनी जो है वो आर्द्र पतझड़ वन का वृक्ष नहीं है, बल्कि ये कहाँ का है? ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं वहाँ पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि पतझड़ वनों में ये उग नहीं सकता, लेकिन प्राकृतिक रूप से कहाँ पर उगता है और कहाँ सबसे बढ़िया होता है उसकी बात की जा रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। भारत के किस राज्य में चंदन के पेड़ सबसे ज़्यादा है? तो चंदन हर जगह तो नहीं पाया जाता, कहाँ पाया जाता है? साउथ इंडिया में बताइए। तो केरल, कर्नाटक, आसाम और मध्य। अब इसमें आसाम और मध्य प्रदेश तो बेकार ऑप्शन है, बाकी केरल और कर्नाटक में आप देखकर बताएं कौन सा है। तो 21 करेक्ट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, कर्नाटक, मैसूर सैंडल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारत का जो मूल वानस्पतिक आवरण है यानी बोटेनिकल कवर है वो किस प्रकार का है? मतलब मूल ओवरऑल अगर देखा जाए, वैसे तो भारत जलवायविक विविधता से भरपूर है, तो जब इतनी डाइवर्सिटी पाई जाती है तो अलग अलग स्थानों पर वृक्षों के भी प्रकार डिफरेंट हैं, लेकिन एक ओवरऑल अगर देखें समग्र तो सवाना प्रकार का है, प्रेरीज प्रकार का है, मुलायम लकड़ी के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं या कठोर लकड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं? देखकर बताइएगा। 22 करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा, कठोर लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं, एक ओवरऑल इसमें बताया गया है। तो 22 का क्या होगा? डी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। सागौन महत्वपूर्ण वनस्पति है कहाँ की? पूर्वी घाट की, पश्चिमी घाट की, बघेलखंड के पठार में ये पाई जाती है, मालवा के पठार में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ए वाले को चुनते हैं। और देखिए 23 जो है ना, इसका ए वाला नहीं बल्कि बी वाला सही होना चाहिए, पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट। वैसे तो ये सागौन जो है ये आप अपने भी घरों में लगा लेते हैं, लकड़ी यहाँ से मिलती है और तुरंत तैयार भी हो जाता है, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है। तो इस हिसाब से ये बहुत से स्थानों पे उगाया जा सकता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण वनस्पति यानी मूल कहाँ का है? तो पश्चिमी घाट। इसमें हम बी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। विच बिल इज पास टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? कौन सा विधेयक या बिल पास करना पड़ता है? तो ये एप्रोप्रिएशन बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल होता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ जाता है, या इसमें से कुछ नहीं करना पड़ता है? देखकर बताइएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा विनियोग विधेयक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25 को देखिए। पूछा गया आर्टिकल वाले क्वेश्चन आएंगे। तो विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर अटॉर्नी जनरल? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है ये आपको बताना है। तो 25 करेक्ट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, 76। ये 76वां आर्टिकल है। 26 को देखिए।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का, जो कार्यभार हो रहा है उसका सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है? ये कौन सा आर्टिकल उसको ये हक देता है? 72, 75, 78, इसमें से कौन सा होगा? करेक्ट आंसर 78 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, किस अनुच्छेद के तहत ये प्रावधान किया गया है कि संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है? तो ये 109 है, मतलब किस अनुच्छेद के तहत उसे ये अधिकार प्राप्त है? 111 है, 112 है, 114 है, इसमें से होगा कौन सा? देखिए इसका बी हो जाएगा, 111वां। इसके बाद 28 को देखते हैं, किस ऑपरेशन के तहत पुर्तगाली परिक्षेत्र का विलय भारत संघ में, पुर्तगाली जो है सबसे पहले आए थे, सबसे बाद में जाते हैं, तो परिक्षेत्र का विलय जो है भारत संघ में किया गया, मतलब ये पुर्तगाली एरिया जो है ये भारत संघ में विलय हो गया। कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन थंडर था, विजय था, अजय था, इसमें से कौन सा था? करेक्ट आंसर इसका ऑपरेशन विजय होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह करने के बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो ख़त्म हो जाता है और जर्मनी और जापान हथियार डाल देते हैं, मतलब उन्हें मजबूर कर दिया जाता है। तो उसके बाद 1946 में भारत कौन आया था, मतलब कौन सा मिशन आया था असल में पूछा जा रहा है। तो कैबिनेट मिशन आता है, क्रिप्स आता है, या फिर साइमन आ जाता है? देखिए ये कैबिनेट मिशन था, 1946 ये भारत आता है और संविधान निर्माण की एक योजना प्रस्तुत करता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कौन सी चीज़ की प्रतिक्रिया में शुरू हुआ था? तो लोगों के बीच में एक डर बैठ गया था कि जापानी हमला हो सकता है, भाई अंग्रेज जो है वो उचित कदम नहीं उठा रहे हैं और हम लोग ब्रिटेन के पक्ष में हैं और जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ऐसे में हिटलर हमारा दुश्मन बन सकता है। मतलब हम सीधे सीधे लड़ाई में नहीं है, लेकिन हमारे सैनिक जो है वो ब्रिटेन के साथ हैं, मतलब हम ब्रिटेन के उपनिवेश हैं एक तरह से, तो हमारे ऊपर हमला हो सकता है। तो एक असंतोष था, बाकी जो है वो सरकारी नीतियों का असंतोष था। तो वेवेल योजना के प्रतिक्रिया में ये आ जाता है, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन को लॉन्च किया जाता है, या क्रिप्स मिशन के प्रतिक्रिया में इसको लॉन्च किया जाता है। 8 अगस्त 1942 की तारीख थी। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? करेक्ट आंसर इसका बी होगा। क्रिप्स मिशन जो है वो फेल कर जाता है, उसके बाद अब भारतीयों को लगता है कि खुद से ही कुछ करना पड़ेगा, तो डू और डाई, करो या मरो। तो यहाँ तक हमने इसे हल किया है और ऐसे ही मज़ेदार प्रश्नों से आप रूबरू हो सकते हैं। हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। फिलहाल आगे इसमें आपको ढेर सारे वीडियोस मिलते रहेंगे, वीडियो श्रृंखला को देखकर भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।